एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन के पाचन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा दिया था। इस वीडियो के अंतर्गत किसके बारे में बात कर रहे हैं? भोजन का दूसरा मुख्य घटक जिसका नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन पढ़ना हमको। प्रोटीन का पाचन हम लोग वहीं से ही पढ़ेंगे जैसा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू किया था? हम लोगों ने मुख गुहा से स्टार्ट किया था। यहां पे प्रोटीन का पाचन भी हम लोग कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या मुख गुहा में स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिए आप लोग इधर, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब हमने भोजन के माध्यम से प्रोटीन को मुख में रखा, यानी वो मुख गुहा में गया, तो सबसे पहले प्रोटीन यानी कि भोजन के साथ में जो प्रोटीन है वो कहां जा रहा है? मुख गुहा में जा रहा है बच्चों। और मुख गुहा में किसी भी प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं स्त्रावित होता है, यानी मुख गुहा में स्त्रावित होने वाला एक ही स्त्रावण है जिसका नाम क्या है? लार। समझ रहे हो ना? और लार के अंदर केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम ही पाया जाता है, अर्थात मुख गुहा में प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां पे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं आगे? क्यों क्या लिखूंगा बेटा? प्रोटीन का पाचन नहीं। क्यों? क्योंकि क्या लिखूंगा मैं? बोलो जरा। प्रोटीन पाचन या प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या आ जाएगा आपके पास में? प्रोटीन पाचक एंजाइम अनुपस्थित। समझ रहे हो? इस वजह से मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो भी भोज्य पदार्थ होगा वो लार के साथ में जरूर मिश्रित होगा। और जब भोजन जो होता है वो लार के साथ में मिश्रित हो जाता है तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे? बोलस या निवाला। क्या कहेंगे? बोलस या क्या कहेंगे? निवाला कहेंगे, है ना? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पे प्रोटीन के पाचन में भी बता रहा हूं। यही बोलस होगा जो ग्रसनी से कहा जाएगा? ग्रसिका। और ग्रसिका से कहां प्रवेश करेगा? आमाशय में प्रवेश करेगा। आप जानते हैं कि ग्रसनी और ग्रसिका में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं हो रहा है, अर्थात ग्रसनी व ग्रसिका में कोई भी पाचक क्रियाविधि नहीं होगी। अब ये बोलस कहां प्रवेश कर रहा है? आमाशय में प्रवेश कर रहा है। तो देखिए आप लोग, 2 नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, वो है आपके पास में क्या? आमाशय। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोलस है वो कहां आ गया है हमारे पास में? आमाशय में आ गया है। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्या जानते हैं? कि आमाशय में जठरीय ग्रंथियां पाई जाती है और ये जठरीय ग्रंथियां जठरीय रस का स्त्रावण करती है रे, करती है ना? बोलो हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? आमाशय से किस चीज का स्त्रावण हो रहा है वो लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जठरीय रस का स्त्रावण हो रहा है। किसका? जठरीय रस का स्त्रावण हो रहा है। ये जठरीय रस जो स्त्रावित हो रहा है, इसमें कौन कौन से एंजाइम रहेंगे जो केवल प्रोटीन के लिए काम आएंगे पाचन में? अन्य एंजाइम नहीं लेने हमको, केवल प्रोटीन पाचक एंजाइम ही यहाँ पे ध्यान रखने हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पे 3 मुख्य रूप से चीजें लिखेंगे। एक नाम होगा, हालांकि मैं बता चुका हूं, मेरे 2 वीडियो पहले में देखना, कंपोजिशन था, संगठन था पाचक रस का पूर्ण। जठरीय रस में आपके पास में क्या था? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा रे? पेप्सिनोजन। क्या लिखूंगा? पेप्सिनोजन। 2 नंबर पे क्या लिखूंगा? प्रोरेनिन। 3 नंबर पे क्या लिखूंगा? और ये सबसे मेन है जिसका नाम क्या है रे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिखे मैंने? 3 नाम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, ये दोनों प्रोटीन के पाचन में काम आएंगे, परंतु ये दोनों एंजाइम जो है वो निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय है। इनको थप्पड़ मार के जगाना पड़ेगा। जैसे कई बार क्लास में सो जाता है ना बच्चा,
तो उसको क्या करते हैं, डांटना पड़ता है कि अरे यार नींद क्यों ले रहा है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेप्सिनोजन प्रोरेनिन। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं असक्रिय प्रोटीन पाचक, असक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम। क्या देगा, असक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम। ना इसको सक्रिय कौन करेगा, अरे यार इसको सक्रिय करेगा हमारा कौन रे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इन एंजाइम्स को क्या करेगा, सक्रिय करेगा। ये पहले भी मैं कार्य बता चुका हूं, जब मैंने आमाशय का भाग 2 पढ़ाया था, जब उसमें एंजाइम सक्रियण में सहायक होता है। समझ गए। और कौन से एंजाइम सक्रियण रे, यही दो, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। आप ऐसा मत समझना कि ये सर छोटी आंत के एंजाइम को भी सक्रिय कर सकता है क्या, ऐसा नहीं है रे, है ना। ये केवल जठरीय रस के एंजाइम को सक्रिय कर सकता है, क्योंकि इसका पीएच कितना है, 1.2 टू 1.8। ये क्या है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ रहे हो ना, समझ मारी मेरी बात। लेकिन जो छोटी आंत के अंदर रहेगा पीएच, वो एल्कलाइन पीएच रहेगा, क्षारीय पीएच रहेगा, तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये इसको किस प्रकार एक्टिव करता है उसकी मैं 2 अभिक्रियाएं लिखता हूं, और फिर ये सक्रिय होने के बाद में ये दोनों एंजाइम किस प्रकार प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, किस प्रकार प्रोटीन के ऊपर अटैक करते हैं, कैसे तोड़ते हैं उसको, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो देखिएगा इधर आप लोग कैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद कर रहा है एक्टिव होने में। तो पहली अभिक्रिया मैंने लिखी कौन सी रे, पेप्सिनोजन। ठीक है, और पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में। एंजाइम नहीं, यहाँ पे जो काम करेगा इसको एक्टिव करने के लिए कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और ये क्या है रे, ये असक्रिय है। ठीक है, इनएक्टिव है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा। समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, सक्रिय। अच्छा बच्चों, पीएच कितना काम करेगा रे, पीएच होगा, ये लिखा मैंने 1.2 टू 1.8। सिमिलरली प्रोरेनिन भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि सक्रिय हो जाएगा। किस भांति होगा देखिएगा जरा, यहाँ पे ये मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हुआ, रेनिन में कन्वर्ट हुआ। और ये क्या था आपके पास में, किसकी मदद से होगा रे, ये होगा अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से होगा। ठीक है, पीएच आ गया आपके पास में ये, और यहाँ पे कितना रहेगा, असक्रियता। और ये क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में, सक्रिय हो गया रे, क्या हो गया, सक्रिय। अब यहाँ पे एक सबसे खतरनाक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है, ये जो दिख रहा है आपको रेनिन, अगर नहीं दिख रहा है तो इस पे मैं बिजली चमका देता हूं, तब आपको दिख जाएगा। चमकी क्या रे, बिजली है। तो ये जो आपको रेनिन नजर आ रहा है, ये रेनिन जो है वो बच्चों में यानी कि चाइल्ड में मिल्क प्रोटीन को, यानी कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम कैसीन होता है। क्या होता है दूध प्रोटीन का नाम, कैसीन। उसके पाचन में ये क्रियाशील होता है। वयस्क में प्रोटीन का पाचन नहीं कर रहा है ये केवल बच्चों में मिल्क प्रोटीन का पाचन करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और जबकि पेप्सिन जो है वो हमारे पास में क्या करेगा, वो कंप्लीटली वयस्क के अंदर प्रोटीन के पाचन में काम करेगा। समझ गए क्या, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रोटीन, अगर प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन की परिभाषा के तौर पर बात करूं तो प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ करके क्या करते हैं, एक लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिसको अपन पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कहते हैं। वो ही प्रोटीन कहलाता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या रह जाएगी आपके पास में, अमीनो अम्ल रह जाएगी। अगर मैं यूं कह रहा हूं आप लोगों को कि मान लो कि यहाँ पे ये मेरे पास में अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल, ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना रहे हैं। जब ये बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना रहे हैं तो इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है अपने पास में, प्रोटीन है रे। क्या है, प्रोटीन है ना। समझ रहे हो। तो हम लोग हमारी डाइट में जो इंजेस्ट कर रहे हैं, अंतर्ग्रहण कर रहे हैं भोजन में,
वो वृहद, वृहद यानी बड़ा, जटिल भोज्य पदार्थ होगा, ऐसा बताया मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पे कैसे और किस प्रकार ये यहाँ पे काम कर रहा है वो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले 1 नंबर अभिक्रिया क्या रहेगी इसमें कि वृहद पॉलीपेप्टाइड, क्या आ जाएगा, वृहद पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, वृहद पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला है, ठीक है, ये वृहद पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला है इसके ऊपर सबसे पहले अटैक कर रहा है, वो कौन है, पेप्सिन है। कौन है आपका इसमें, पेप्सिन, जो अभी सक्रिय हुआ था, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। और पीएच इसका रहेगा वही, क्योंकि एसिडिक मीडियम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ना, सारा काम कहाँ हो रहा है, आमाशय में हो रहा है ना। तो ये अब किस में टूट जाएगा आपके पास में, छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है, क्या आ जाएगा, छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ये टूट जाएगा। और दो उत्पाद यहाँ पे मुख्य रूप से छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बनते हैं, उनका विवरण या उनका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो है प्रोटीएज एवं क्या आ जाएगा, पेप्टॉन्स, क्या आ जाएगा, पेप्टॉन्स। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, पेप्सिन ने क्या किया, बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ा भी। और छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के उत्पाद में कौन आ रहे हैं, प्रोटीएज आ रहा है और पेप्टॉन्स आ रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको कहा था कि लार अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में केवल 30% ही तोड़ पाता है, उसी प्रकार ये पेप्सिन छोटी बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पूर्ण रूप से नहीं तोड़ता है, अर्थात ये इसका कुछ प्रतिशत है जो इसमें तोड़ देता है, समझ रहे हो। यानी कि ये सेम अभिक्रिया वापस कहां पे, ड्यूडेनम में रिपीट होगी, समझ लो, ये सेम अभिक्रिया वापस ड्यूडेनम में रिपीट होगी। जैसे कि स्टार्च को हमने माल्टोज में कन्वर्ट किया था, ये अभिक्रिया एक तो मुख गुहा में हो गई, साथ ही साथ ये सेम अभिक्रिया वापस ड्यूडेनम में भी हुई थी, जब वहां पे 70% टूटा था। लास्ट वीडियो में देख सकते हैं आप लोग जाकर के वापस, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब जब ये छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में टूट गया, पेप्सिन का काम एक तो यहाँ पे हो गया। अब रेनिन का पढ़ते हैं कि रेनिन का कैसे रहेगा, तो देखिएगा जरा इधर की तरफ आप लोग कि मिल्क प्रोटीन, ठीक है, कौन सा रहेगा, कैसीन, ठीक है ना। तो ये अपने पास में मैंने क्या लिखा, कैसीन, और कैसीन के नीचे मैं आपके सुविधा के लिए लिख देता हूं दुग्ध प्रोटीन है ये, क्या है, दुग्ध प्रोटीन है ये। कैसीन आपके पास में कन्वर्ट हो रहा है, आपके पास में सबसे पहले टूटेगा वो होगा पैरा कैसीन में, किसमें टूटेगा, पैरा कैसीन में टूटेगा। ये इसका थोड़ा छोटा रूप है, समझ रहे हो। और इसको तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है रे, इसको तोड़ने का कार्य कर रहा है रेनिन। पीएच कितना रहेगा, वही रहेगा 1.2 to 1.8। सिमिलरली यहां पे आपके पास में पैरा कैसीन आगे टूट रहा है, किसमें, पैरा कैसीनेट में, इसमें टूट रहा है आपके पास में, पैरा कैसीनेट में ब्रेक डाउन हो रहा है। और इसके ऊपर भी जो एंजाइम काम कर रहा है वो कौन सा है, रेनिन, जो पीएच आपके पास में क्या रहेगी, सेम रहेगी, समझ गए बात। अब ये पैरा कैसीनेट जो है इसके ऊपर अटैक करेगा आपके पास में, वो होगा पेप्सिन। कौन काम करेगा, पेप्सिन। और इस पैरा कैसीनेट को तोड़ेगा छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, अर्थात पेप्टॉन्स व प्रोटीएज में। यानी ये जो बना था ना अंतिम उत्पाद, दिख रहा है आपको, प्रोटीएज और पेप्टॉन्स, वही अंतिम उत्पाद बच्चों के अंदर भी बनेगा, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं आपके पास में, पेप्सिन तो लिख दिया मैंने, और यहाँ पे उत्पाद क्या लिखूं मैं, उत्पाद लिखूंगा पेप्टॉन्स एवं क्या हो जाएगा आपके पास में, प्रोटीएज, क्या आ जाएगा, प्रोटीएज आ जाएगा। और इस पे आपके पास में पीएच कितना रहेगा, सेम 1.2 to 1.8। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी भाई, समझ गए ना मेरी बात को, ये दिमाग में रखिएगा। तो एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद, रेनिन का ले लो चाहे पेप्सिन का ले लो, एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद जो आपके पास में बन रहा है वो तो यही है, दोनों में कॉमन है, दिख रहा है आपको, कौन सा, पेप्टॉन्स व
प्रोटीएज। ये तो दोनों में कॉमन है, उसमें भी तो था ना आपके पास में, देखो ये रहा प्रोटीएज और पेप्टोन। मतलब वयस्क में और बच्चों में ये अंतिम उत्पाद कॉमन है। इसका कारण है क्योंकि इसके आगे की अभिक्रिया कहाँ होगी, ड्यूडेनम में होगी, और वो अभिक्रिया आपके पास में क्या रहेगी, एकदम कॉमन रहेगी वयस्क के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है वो बात की है मैंने, समझ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये जो आमाशय से भोजन है वो क्या होगा, जैसे मान लो ऊपर, जैसे मान लो ये आपके पास में था, लार के साथ में भोजन मिक्स हुआ था, तो इसको अपन लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे बोलस। बोलस के साथ में अगर जठरीय रस बोले तो जब आमाशय में भोजन गया तो क्या मिक्स हुआ, जठरीय रस मिक्स हुआ। जब जठरीय रस मिक्स हो जाता है तो यही भोजन अब क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्या कहलाता है रे, काइम कहलाता है। और यही काइम आगे कहां प्रवेश करेगा, ये काइम प्रवेश करेगा छोटी आंत में। कहां पे, छोटी आंत में। और छोटी आंत में 3 प्रकार के स्त्रावण रहेंगे, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये काइम है, ठीक है, क्या लिखा मैंने, काइम। कहां पे आया ये, छोटी आंत्र में आया है ये, ठीक है। अब छोटी आंत्र में 3 प्रकार के स्त्रावण होते हैं, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है आपके पास में, यकृत और अग्नाशय से एक कॉमन नलिका आती है, आपको पता है, जिसके बारे में हमने कनेक्शंस के वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। अग्नाशय यकृत नलिका जो होती है वो सीधी कहां खुलती है, ड्यूडेनम में। अर्थात जो यकृत है और अग्नाशय है उन दोनों का स्त्रावण कहां पे आ रहा है, ड्यूडेनम में आ रहा है। इसी प्रकार जो छोटी आंत है उसका श्लेष्मिका भाग है, वो स्वयं भी क्या करता है, एक प्रकार का स्त्रावण करता है, जिसको आंतरीय रस कहते हैं। तो देखिएगा छोटी आंत में आपके पास में कितने प्रकार के स्त्रावण हो रहे हैं, 3 प्रकार के स्त्रावण हो रहे हैं। और इन 3 प्रकार के स्त्रावण में क्या क्या चीज होगी जो प्रोटीन के पाचन में मदद करेगी। पहला मैं क्या लिख दूं बेटा, पित्त यानी कि बाइल। दूसरा मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे आपके पास में, अग्नाशय रस, ठीक है। और तीसरा क्या लिख दूंगा मैं आपके पास में यहाँ पे, आंतरीय रस। समझो मेरी बात को, अग्नाशय रस, आंतरीय रस और पित्त। अब इन तीनों में से जो प्रोटीन के पाचन में काम आएगा उसको हम यहाँ पे भाव देंगे भाई, ठीक है। और बाकी वाले एंजाइम्स को अपन आगे देखेंगे जब अपन वसा का पाचन या न्यूक्लिक अम्ल का पाचन पढ़ेंगे, है ना। तो पित्त जो है, पित्त में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता ही नहीं है। एंजाइम, प्रोटीन पाचक छोड़ो, कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन पित्त जिसके पाचन में मदद करता है वो है केवल और केवल वसा। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। अर्थात पित्त के द्वारा क्या होगा, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन नहीं। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, पित्त का आ जाएगा। अब क्या आया आपके पास में, अग्नाशय रस। वैसे अग्नाशय रस से टोटल 6 एंजाइम निकलते हैं, लेकिन इन 6 एंजाइम में से 3 एंजाइम ऐसे हैं जो मदद करते हैं किसमें, प्रोटीन के पाचन में। और ये तीनों एंजाइम भी निष्क्रिय होते हैं या असक्रिय होते हैं, इनको भी सक्रिय करना पड़ेगा। पहले अपन इन तीनों के निष्क्रिय नाम देखते हैं क्या होते हैं, जो पहले भी बताए हैं, लेकिन अभी वापस सुन लीजिए। अग्नाशय रस के अंदर आपके पास में एक आएगा जिसका नाम है आपके पास में ट्रिप्सिनोजन। क्या आ जाएगा, ट्रिप्सिनोजन, समझ गए। दूसरा आपके पास में आ जाएगा, वो आ जाएगा काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या जाएगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज आएगा। ये तीनों एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, लेकिन इनको सक्रिय कौन करेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये तीनों एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करेंगे। आंतरीय रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे जो प्रोटीन के पाचन में मदद करेंगे। हालांकि एंजाइम तो बहुत होते हैं, लेकिन 2 एंजाइम ऐसे हैं जो केवल प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहे हैं। और वो 2 एंजाइम कौन से हैं आपको देखना होगा यहाँ पे। एक है आपके पास में एंटेरोकाइनेज। क्या आ जाएगा, एंटेरोकाइनेज। एक आ जाएगा आपके पास में डाईपेप्टिडेज। क्या आ जाएगा,
dipeptidase. I repeat, the first enzyme is enterokinase and the second enzyme is dipeptidase. Understand ना? अब मैं बताता हूं आपको कि इनको सक्रिय कौन करेगा, है ना? तो सबसे पहली बात बताता हूं आपको, आप यहीं पे देखिएगा, फिर मैं आपको अभिक्रिया भी लिख के बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान लगाना होगा बस, ठीक है? तो ये जो आपके पास मारा है एंटेरोकाइनेज, ये एंटेरोकाइनेज सबसे पहले इस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हो? और जो ट्रिप्सिन सक्रिय हो जाएगा वो अन्य दो एंजाइम को भी क्या कर देगा? सक्रिय कर देगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? एक बार और बता रहा हूं कि ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? इस ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय करके ट्रिप्सिन में बदल देगा, और जब ये ट्रिप्सिन यानी सक्रिय हो गया, वो ट्रिप्सिन इन दोनों एंजाइम्स को भी क्या कर देगा? सक्रिय कर देगा, और फिर शुरू होगी क्या? पाचन की क्रियाविधि। ठीक है ना? अब इसको पढ़ाने से पहले एक बात यहां पे और लिख देता हूं, जब काइम छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? क्षारीय माध्यम में आ जाएगा। कैसे माध्यम में आएगा? क्षारीय माध्यम में, क्योंकि पित्त जो है वो साथ में अग्नाशय रस और ब्रूनर की ग्रंथियों का स्त्रावण जो है, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? एक क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करते हैं भोजन को। इस वजह से ये क्षारीय माध्यम में आ जाएगा, क्योंकि काइम तो ऊपर से आ रहा है आमाशय से, वो तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? तो एसिडिक है, और लेकिन यहाँ पे कैसा हो जाएगा? बेसिक मीडियम हो जाएगा। समझ गए ना इस बात को? अब मैं इसकी अभिक्रियाएं बताता हूं आपको, देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या कहा मैंने आपके पास में? एक्टिवेट कैसे करेंगे अपन? ट्रिप्सिनोजन। क्या लिखा मैंने? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? किसकी मदद से हो रहा है ये काम? ये काम हो रहा है एंटेरोकाइनेज की मदद से हो रहा है। एंटेरोकाइनेज कहां से स्रावित होता है? ये होता है आपके पास में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। काकोसा नहीं रे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी आंतरीय श्लेष्मिका। समझ गए क्या? ठीक है? अब यहाँ पे पीएच कितना काम करेगा? पीएच को बड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एल्केलाइन पीएच वर्क करेगा, और ये रहेगा 8.2 टू 8.8। ये कैसा है? ये निष्क्रिय है। ठीक है? ये क्या आपके पास में? निष्क्रिय है। और ये कैसा हो गया? सक्रिय हो गया। किसने सक्रिय किया? एंटेरोकाइनेज ने सक्रिय किया। अब ये जो सक्रिय ट्रिप्सिन है, ये सक्रिय ट्रिप्सिन क्या करेगा? बाकी अन्य दो एंजाइम को सक्रिय कर देगा। कैसे करेगा? उसके लिए तो आपको इधर देखना होगा। सबसे पहले बता दूं आपको, अगला एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या आ जाएगा? काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन। किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में? काइमोट्रिप्सिन में। और क्या इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा? वो होगा कौन सा? ट्रिप्सिन काम करेगा। कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन। पीएच कितना रहेगा? 8.2 टू 8.8। और ये कैसा था? ये असक्रिय या निष्क्रिय था, और वो क्या हो गया आपके पास में जाकर के? सक्रिय हो गया। क्या हो गया? सक्रिय यानी एक्टिवेट हो गया। समझ गए? इसी प्रकार तीसरा एंजाइम जिसका नाम क्या है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, उसको भी सक्रिय करना चाहूंगा मैं। तो कैसे कर सकते हैं? ये लिखा मैंने क्या? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है? क्या लिखा? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। थोड़ा सा इसको सही करूं क्या? देखो स्पष्ट कर देता हूं। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जब सक्रिय हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। किसमें हो रहा है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। हटा क्या यहां से? प्रो हट गया। ठीक है? और आ गया क्या? कार्बोक्सीपेप्टिडेज आ गया। और इसमें आपके पास में जो मेन चीज रहेगी, एंजाइम कौन सा काम करेगा? ट्रिप्सिन काम करेगा। कौन काम करेगा?
ट्रिप्सिन। पीएच कितना रहेगा? 8.22, 8.8 रहेगा। और ये आपके पास में क्या है? ये है निष्क्रिय है, समझ रहे हो? और ये क्या हो गया आपके पास में? सक्रिय हो गया। समझ गए क्या मेरी बात को? बोलो हाँ, समझ गए। अब ये तीनों एंजाइम सक्रिय हो चुके हैं। अब मैं इसको प्रोटीन के ऊपर अटैक करवाता हूं और देखता हूं कि ये किस प्रकार प्रोटीन को यहाँ पे तोड़ने का काम करते हैं। देखिएगा इधर आप लोग। तो वही सेम अभिक्रिया जो आमाशय में हुई थी, स्टमक में हुई थी, वही अभिक्रिया डियोडेनम में वापस रिपीट हो रही है। मैंने आपको उस समय पे भी बताया था। तो अभिक्रिया कैसे होगी? वृहद पॉलीपेप्टाइड, क्या लिखा मैंने? वृहद पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, वृहद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और ये किसमें टूटी थी वहां पे? अब तो बताओ आप लोग, या नहीं बताओगे? है ना? किसमें ब्रेकडाउन हो रही है वो आपके पास में? छोटी पॉलीपेप्टाइड में क्या हो रही है? टूट रही है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। क्या आ जाएगा? पेप्टाइड श्रृंखला में आ जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को? और छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के उत्पाद क्या बने थे? याद करो फटाफट से। याद करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में? पेप्टॉन्स। और क्या है आपके पास में? प्रोटीएज। क्या आ गया? प्रोटीएज। यही बने थे ना, वही तो उत्पाद सेम बन रहे हैं। अब ये बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पूर्ण रूप से पेप्टॉन्स और प्रोटीएज में टूट गई है। और इसको तोड़ने का काम जिसने किया उसका नाम है आपके पास में ट्रिप्सिन। क्या आ जाएगा? एक तो ट्रिप्सिन आ रहा है और एक क्या आ जाएगा आपके पास में? काइमोट्रिप्सिन। ठीक है ना? कौन सा आ जाएगा? काइमोट्रिप्सिन आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? काइमोट्रिप्सिन। पीएच कितना वर्क करेगा यहाँ पे? 8.22, 8.8 का पीएच यहाँ पे वर्क करेगा। समझ गए ना मेरी बात को? अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं आपको, अब आगे क्या होगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए इधर, यहां पे जो प्रोडक्ट है मेरे पास में वो है प्रोटीएज, है ना, एवं क्या है मेरे पास में? पेप्टोन्स। ठीक है, ये है लास्ट प्रोडक्ट। अब इसको मैंने आगे ब्रेक डाउन किया और वो टूटा किसमें? डाइपेप्टाइड में टूटा। किसमें टूटा? डाइपेप्टाइड में। और इसके ऊपर एंजाइम जो वर्क कर रहा है वो कौन है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन सा काम करेगा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यही तो रहा था ना तीसरा अग्नाशय रस का एंजाइम, वही तो है लास्ट एंजाइम आ गया यहाँ पे आपके पास में। व्हाट इज द पीएच? यहाँ पे कितना रहेगा? 8.22, 8.8। नाउ ये जो डाइपेप्टाइड जो बना है इसको हमको तोड़ना है, अमीनो अम्ल एवं अमीनो अम्ल में तोड़ना है। तो इसके ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? आंतरीय रस से निकलने वाला डाइपेप्टिडेज एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा। और किस प्रकार करेगा इसी अभिक्रिया में बता देता हूं आपको, ताकि आपको पूरा पता लग जाएगा। यहां से ये टूट जाएगा आगे जाके अमीनो अम्ल एवं अमीनो अम्ल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझे मेरी बात को? और इसके ऊपर एंजाइम कौन सा काम कर रहा है देखिएगा जरा। एंजाइम वर्क कर रहा है डाइपेप्टिडेज। कौन सा जाएगा? डाइपेप्टिडेज। पीएच कितना रहेगा आपके पास में? 8.22, 8.8। एंड दिस वन इज नोन एज, यानी ये जो है वो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। क्या है? अंतिम उत्पाद है। और यहां पे जो एंड होगा हमारे पास में वो है प्रोटीन का पाचन समाप्त हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वसा के पाचन के बारे में। तो आप लोग देखेगा इधर, वसा का पाचन बहुत आसान है और छोटा ही है ना, इसलिए इसी वीडियो में बता रहा हूं आपको। तो मैं हेडिंग क्या लगा रहा हूं आपके पास में? वसा का पाचन, है ना, वसा का पाचन। अब जो हम लोग वसा खाते हैं डाइट में वो कौन सी होती है? ट्राइग्लिसराइड होती है। सर हमको नहीं पता ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो नहीं पता तो मैं बता रहा हूं ना, इधर देखो, ठीक है। तो भोजन में जो वसा है, भोजन जो हम लोग ले रहे हैं उसमें जो वसा है वो कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड। समझ रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड वसा है। सर ट्राइग्लिसराइड तो पूछ रहे हैं होता क्या है? अभी बता रहा हूं ना, देखो इधर।
ट्राइग्लिसराइड में दो चीजें होती है मेनली, है ना। क्या क्या रहेगा? एक अणु, सुनना है ना, एक अणु ग्लिसरॉल का रहेगा रे, ठीक है, और 3 अणु वसीय अम्ल के रहेंगे। किसके रहेंगे? वसीय अम्ल के रहेंगे। ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। सुनना, बहुत अच्छा सुनना। अगर मैं इसमें से तीन अणु वसीय अम्ल में से एक अणु वसीय अम्ल निकाल दूं तो वो हो जाएगा डाइग्लिसराइड, और फिर उसमें से एक अणु और क्या निकाल दूं? वसीय अम्ल का, तो वो हो जाएगा मोनोग्लिसराइड। और फिर जब एक वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल का अणु रहेगा, इसको भी मैं तोड़ दूं, यानी ये दोनों अलग अलग हो जाए, तब मेरे पास में वसा पूर्ण रूप से पचित कहलाएगी। समझ रहे हो? यानी वसा का सबसे अंतिम उत्पाद बनता है एक अणु ग्लिसरॉल और एक अणु वसीय अम्ल, लेकिन दोनों अलग अलग, जुड़े हुए बिल्कुल नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जुड़े हुए हो तो मोनोग्लिसराइड हो जाएगी वो। अब मैं इसकी एक अणु संरचना बना के भी आपको बताता हूं, जिससे आपको और ज्यादा डाउट था वो क्लियर हो जाए। पहले ग्लिसरॉल की अणु संरचना देखो, CH2OH, CHOH, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? CH2OH। ये मैंने आपके पास में एक ग्लिसरॉल के अणु की संरचना बनाई है। अब वसीय अम्ल में क्या होता है? वसीय अम्ल में बहुत लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, लेकिन लास्ट में, एंड में, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ रहता है। समझ रहे हो? तो देखिएगा इधर, वसीय अम्ल को मैं किस प्रकार शो करता हूं आपके पास में, R1, ये R डिनोट कर रहा है आपके पास में किसको? हाइड्रोकार्बन की लंबी लंबी चेन को, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख दिया क्या? COOH। और इधर क्या आ गया? R2। क्या लिख दिया मैंने? COOH। इधर क्या आ गया? R3। क्या लिख दिया? COOH। ये एक अणु ग्लिसरॉल, ये 3 अणु वसीय अम्ल, दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड। तो जोड़ देते हैं। किस प्रकार जुड़ेगा? ये देखो आपके पास में, यहां पे आ रहा है आपके पास में कौन सा? H2O निकल जाएगा यहां से बाहर, यहां से भी क्या रवाना हो जाएगा? H2O, और यहां से भी क्या निकल जाएगा? H2O। और ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये है ट्राइग्लिसराइड फैट। क्या आ जाएगी? ट्राइग्लिसराइड फैट आ जाएगी, यानी वसा आ जाएगी। अब जो आप डाइट में खाते हो ये जुड़े हुए ही होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होती है, लेकिन आपका पाचन तंत्र इसको किसमें तोड़ रहा है? सबसे सरलतम उत्पाद में तोड़ेगा, जिसका नाम है वसीय अम्ल। अलग हो जाएगा और वसीय और ग्लिसरॉल का अणु क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। किस प्रकार होगा वो आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे किससे? आपके पास में मुख से, ठीक है, या मुख गुहा। मुख गुहा जो आ रहा है वो जिसमें लार होता है, लार में किसी प्रकार का वसा पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ आमाशय में भी किसी भी प्रकार का वसीय पाचक एंजाइम नहीं मिलेगा। तो लार यानी मुख गुहा व आमाशय में, ठीक है, इनमें क्या होगा? वसा का पाचन नहीं होगा। वसा पाचन नहीं। क्यों नहीं होगा इसके अंदर आपके पास में? क्योंकि इनके पास में एंजाइम ही नहीं है रे। अरे बाटे ही नहीं है तो तोड़ेंगे कहां से? समझ रहे हो? तो मुख गुहा और आमाशय में किसी प्रकार का वसा पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन आमाशय में एक आंशिक लाइपेज एंजाइम होता है, वो अटैक तो वसा पे ही करता है, लेकिन उसका पीएच जो होता है आमाशय का वो अम्लीय होता है, और उस पे वो एंजाइम पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता, और वसा के ऊपर डायरेक्टली कोई एंजाइम एक्ट कर ही नहीं सकता। वो कब करेगा? जब वसा का पाइसीकरण हो गया होगा। पाइसीकरण से तात्पर्य यह है यहाँ पे कि बड़े बड़े वसा के गोलिकाएं छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, और इसका काम कौन करेगा? पित्त करेगा। समझ रहे हो? यानी आमाशय से भोजन कहां जा रहा है आपके पास में? छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है। किसमें प्रवेश करा? छोटी आंत में प्रवेश किया। छोटी आंत में आपको पता है 3 प्रकार के स्त्रावण, पित्त, अग्नाशय रस और खुद का आंतरीय रस, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पित्त का यहाँ पे फंक्शन आएगा। पित्त का फंक्शन क्या रहेगा? पित्त का फंक्शन है कि वृहद वसीय गोलिकीय अणु को, यानी वृहद वसीय गोलिकाएं, ठीक है, वृहद वसीय गोलिकाएं, जिनको किसमें तोड़ रहा है ये आपके पास में? पित्त। सरल तो नहीं कहूंगा, छोटा लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिख दे अपन यहाँ पे? छोटी वसीय
गोलिकाओं में क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, गोलिकाओं में क्या कर देगा, तोड़ देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें आपके पास में क्या आ रहा है, यहां पे आपके पास में जो रहेगा वो आपका सब फंडा है, जो काम कर रहा है इसके ऊपर वो है कौन रे, पित्त है, बाइल है। समझना इस बात को, ये वृहद वसीय गोलिकाएं हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड है। क्या है आपके पास में, ट्राइग्लिसराइड, और ये भी आपके पास में ट्राइग्लिसराइड है। मतलब टूटा नहीं है ये, सिर्फ हमने क्या किया कि बड़ा बड़ा बहुत बड़ा सारा पत्थर था, उसको मैंने 3-4 छोटे पत्थरों में क्या कर दिया, तोड़ दिया है। समझ रहे हो? और इसके ऊपर काम कौन कर रहा है, पित्त। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, पाइसीकरण। वसा का क्या कहलाएगी, पाइसीकरण। समझ रहे हो क्या कहलाएगी, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। और इसी को ही ये जो आपको नजर आ रहा है छोटी वसीय गोलिकाएं, इनको अपन बोलते हैं पाइसीकृत वसा। क्या बोलते हैं, पाइसीकृत वसा। अब इस पाइसीकृत वसा के ऊपर क्या करेगा, एंजाइम काम करेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, पाइसीकृत वसा। सबसे पहले, क्योंकि है ये ट्राइग्लिसराइड, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना, ये पाइसीकृत वसा, इसके ऊपर काम करेगा अग्नाशय लाइपेज। कौन काम कर रहा है, अग्नाशय लाइपेज। पीएच कितना रहेगा, 8.2 to 8.8 रहेगा। और ये किसमें टूट जाएगा रे, इधर देख लो रे, ईयरफोन टाइट लगा के फटाफट सुन लो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटेगा किसमें, डाइग्लिसराइड में। समझ गए, डाइग्लिसराइड। समझना इस बात को आप लोग, यहाँ पे ये टूट रहा है आपके पास में डाइग्लिसराइड में। समझ लो इस बात को, यानी एक वसीय अम्ल का अणु फुर्र हो गया। कहां चला गया, फुर्र हो गया। ठीक है, तो यहां से एक वसीय अम्ल का अणु बाहर निकाल देते हैं। अब इसके ऊपर डाइग्लिसराइड जो है, इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है, इसके ऊपर अटैक करेगा डाइग्लिसराइडेज एंजाइम। सर ये कहां से आया, ये मेरे घर से आया, जेब में डाल के लाया था, ऐसा नहीं है, ये आंतरीय रस से आया रे। आंतरीय रस बाकी है ना, सक्कस सेंट्रिकस, वहां से आया। और इसको तोड़ देगा किसमें, मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा आपके पास में। ठीक है, और एक और वसीय अम्ल बाहर निकल गया। 3 वसीय अम्ल होते हैं ना, 2 निकाल दिए, एक और रहा है बस बेटा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम क्या लिख दूं मैं, डाइग्लिसराइडेज। समझ गए क्या, है ना। अब इस मोनोग्लिसराइड पे जो काम करेगा वो होगा एंजाइम मोनोग्लिसराइडेज। और इसको किस में तोड़ देगा रे, वसीय अम्ल अलग और ग्लिसरॉल अणु अलग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वसीय अम्ल अलग हो गया और साथ में ग्लिसरॉल का अणु अब अलग हो गया। समझ गए। और एंजाइम कौन सा काम किया रहे यहाँ पे, मोनोग्लिसराइडेज। समझ गए क्या, मोनोग्लिसराइडेज। पीएच विल रिमेन सेम, पीएच सेम रहेगा सभी का, दैट इज 8.2 to 8.8 and again 8.2 to 8.8। and the वसीय अम्ल और जो आपके पास में ग्लिसरॉल आ रहा है, दिस वन इज नोन एज द एंड प्रोडक्ट। ये वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद है। समझ गए। तो यहां तक हम लोगों ने प्रोटीन और वसा का पाचन पढ़ लिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था। आने वाले वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक अम्ल का पाचन तथा अवशोषण के बारे में, जो पाचन की क्रियाविधि का तीसरा स्टेप है भोजन का अवशोषण, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा आपको, मैं कोई भी मीडिया के माध्यम से आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जितने आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।